नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे बनास नदी के बारे में चर्चा करने वाले थे इसमें। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो, बनास नदी, जो कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास नदी, आप में से मुझे कोई बताएगा कि बनास नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? देखो, उद्गम तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। लेकिन बहती कितने जिलों में? 4 में बहती है। 6 कौन कौन से? 6 बताओ। 7 है? 6 कौन कौन से? राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, टोंक हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। क्या? अजमेर हो गया। और हो गए 6। क्या हो गए? लिखिएगा। बनास नदी लिख लिया। सबसे पहले आप इसका उद्गम लिखो। उद्गम नहीं, सॉरी, अन्य नाम। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? अन्य नाम लिखेंगे। हाँ भाई, अन्य नाम में कौन कौन से आएंगे बताओ? वर्णासा। क्या आएगा? वर्णासा। बनास नदी को क्या कहते हैं? वर्णासा भी कहते हैं। और लिखो, वन की आशा। वन की आशा, या वशिष्ठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वशिष्ठी नदी भी बोल। वशिष्ठ। उद्गम लिखो, उद्गम। हाँ भाई, उद्गम कहाँ से होता है? कमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से। कमनौर की पहाड़ी, राजसमंद। लिख लिया। लंबाई लिखो, 521 किलोमीटर। 521 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 521 किलोमीटर। लिख लिया। और ये नदी केवल राजस्थान में बहती है। राजस्थान में उद्गम होता है और राजस्थान में बहती है, एक ही राज्य में बहती है। देखो, परवा क्षेत्र, राजस्थान। और राजस्थान के जिले लिख लो, है। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में प्रवाहित होती है। 6 के 6 नाम लिख लो। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। और संगम या मोहाना लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? इसका मोहाना कहाँ है? रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर। चंबल में जाके मिल जाती है।
देखो, बनास नदी राजस्थान में प्रवाहित होने वाली, बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अब देखो विद्यार्थी, इधर से सीप नदी आती है, इधर से बनास नदी आती है और नीचे से चंबल नदी जा रही है। इन तीनों के संगम पर क्या होता है, ये रामेश्वर धाम या रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में क्या होता है, इसका मिलन हो जाता है, त्रिवेणी संगम बनता है। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो, बनास नदी राजस्थान की सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है, सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है, सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है। लिख लिया? देखो, बनास नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 46,570 वर्ग किलोमीटर है। 46,570 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 46,570 वर्ग किलोमीटर है। देख लिया? और 27.48 प्रतिशत जल ग्रहण क्षेत्र, पूरे जितना भी राजस्थान का जल ग्रहण क्षेत्र है ना, उसका कितना ग्रहण करती है ये? लगभग 27%। देखिएगा, जो कि राजस्थान के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27.48% है। कितना है? 27.48%। तो बनास नदी कितना जल भराव क्षेत्र को ग्रहण करती है? 27.48। और अगर क्षेत्र देखें तो कितना? 46,570। ध्यान रखना, टोटल नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र उसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार नहीं निकाला, ध्यान रखना है। अगला समापन लिख लिया आपने इसका? कहाँ होता है इसका समापन? देखो, समापन स्थल पर यह त्रिवेणी संगम बनाती है। देखो, आपसे पूछा जाए ये रामेश्वर जो धाम है ना, ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिला है? कोई गांव अभी तो होगा पास में? पदरा गांव। कौन सा गांव? पदरा गांव। अब ये पदरा गांव कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर नहीं, खंडार तहसील में। कौन सी? खंडार तहसील में। खंडार तहसील कहाँ पड़ती है? सवाई माधोपुर। ऐसे लिखना था। देखो, चंबल की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? लिखिएगा, बनास चंबल की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो, इसी नदी के किनारे टोंक में ही टोंक में ही टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह का राजमहल स्थित है। राजमहल में भी त्रिवेणी संगम बनता है ना इसका। तो आपसे पूछा जाए राजमहल कहाँ पड़ता है? टोडा राय कहाँ पड़ता है? टोडा में।
टोडा कहाँ पड़ता है? खुद टोंक में। देखो, बनास नदी टोंक में सर्पिलाकार में बहती है। सर्प की आकृति होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे, सर्पिलाकार बहती है। देखो, बनास नदी पर बनास नदी पर ही नंद संबंध बांध बना हुआ है। नंद संबंध बांध बना हुआ है। तो नंद संबंध बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? अरे राजसमंद में। ये रहा नंद संबंध बांध, राजसमंद। कहाँ बना हुआ है? राजसमंद बना हुआ है। और राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहते हैं? देखिएगा, राजसमंद की जीवन रेखा इसी नंद संबंध बांध को कहा जाता है। नंद संबंध बांध को रेखांकित कर लो। इसे राजसमंद की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसे राजसमंद की जीवन रेखा भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए राजसमंद जिले की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नंद संबंध बांध को, जो कौन सी नदी पे बना हुआ है? बनास नदी पर बना हुआ है। आपसे मैंने पूछा था भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? मोती झील को कहते हैं। इसी प्रकार बनास पर जो डैम बना रखा है जिसका नाम है नंद संबंध बांध, राजसमंद में इसको राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। देख लिया? देखो, चित्तौड़गढ़ का नाम सुना आपने? क्या चित्तौड़गढ़ में ये नदी बहती है? बहती है थोड़ी बहुत। मात्रकुंडिया जो बना हुआ ना, मात्रकुंडिया बांध बना रखा है वहां पर एक, देखिएगा, मैं दिखा रखा नहीं होगा। मात्रकुंडिया ही है क्या? है? लिखिएगा, इसी नदी पर मात्रकुंडिया बांध भी बना हुआ है। मात्रकुंडिया बांध भी बना हुआ है। लिख लिया? मात्रकुंडिया बांध भी बना हुआ है। अब मात्रकुंडिया बांध को रेखांकित करो। सबसे पहले तो उसकी लोकेशन पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ है। तो लोकेशन चित्तौड़गढ़। लिख लिया? नदी पूछे तो बनास नदी। और चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर? मात्रकुंडिया बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। और इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का नहीं, मेवाड़ का हरिद्वार। क्या कहते हैं इसे? मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। लिखिएगा, मात्रकुंडिया बांध को रेखांकित कर लो। इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। आपको पता है इसमें एक और बहुत फेमस बांध और बना हुआ है जिसका नाम है बीसलपुर बांध, देवली टोंक में है। तो लिखो, इसी नदी पर बीसलपुर बांध बना हुआ है। अगला फैक्ट लिखें। कौन सा बांध बना हुआ विद्यार्थियों? बीसलपुर बांध। कोई भी बांध आता है सबसे पहले उसकी नदी का नाम पता होना चाहिए। कौन सी नदी पे बना हुआ है? बनास नदी। कहाँ बना हुआ है? देवली में। देवली कहाँ पड़ता है? राजस्थान का पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है ये। लिखिएगा,
ये राजस्थान का पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। लिख लिया? देखो, इसे 1988 से 99 के बीच में बनाया गया। कब बनाया गया? 1988 से 99 के बीच में बनाया गया। और नाबार्ड के सहयोग से, किसके सहयोग से? इसे नाबार्ड के सहयोग से बनाया गया। लिखो, इस बांध की जल भराव क्षमता कितनी है? तीन सौ 315.50। कितनी? 315.50। RLM क्या होता है? RLM, RLM, हाँ देखो RLM की फुल फॉर्म देखना क्या होती है। 315.50। देखो, हाइट लिखो इस बांध की 39.5 मीटर। 39.5 मीटर। लिख लिया? लिखो, इस बांध में है? इस बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए सुबह लिखाया था मैंने आपको। ब्राह्मणी और बनास को लिंक करने का काम किया जा रहा है। पानी बढ़ाने के लिए बामणी व बनास नदी जोड़ो परियोजना शुरू की गई है। ये होगा सेकेंड वाला। लिख लिया? देखो, इस बांध से सिंचाई केवल टोंक जिले को होती है। सिंचाई किसको होती है? टोंक को होती है। लेकिन पेयजल की सुविधा टोंक, अजमेर, ब्यावर, जयपुर और दौसा, दौसा तक पहुंच गया इसका पानी। कहाँ तक पहुंचा दिया? दौसा तक पहुंचा दिया, जयपुर को क्रॉस कर दिया। देखिएगा, इस बांध की कुल लंबाई 574 मीटर है। कितनी है? हाइट कितनी है? दो पहाड़ियों के बीच में बना रखा है इसको। लिख लिया? 39, 574 मीटर लिख ली लंबाई। अब लिखो आप, इसमें गेट कितने हैं? चैनल गेट होते हैं ना, गेट खोलते हैं। कितने गेट है? 18 है। लिखो, इस बांध पर 18 चैनल गेट है। कितने हैं? 18 चैनल गेट है भाई। 18 चैनल गेट है। लिख लिया? कितने चैनल गेट है? 18 चैनल गेट है। उसके अलावा यहाँ से दो नहरें भी निकाल रखी है। देखो, इस बांध से दो नहरें निकाली गई है।
देखो ये बांध ऐसा है जिसमें रंगीन मछलियां भी देखने को मिलेगी आपको। देखिएगा इस बांध में रंगीन मछलियों का उत्पादन भी होता है। रंगीन मछली पालन भी होता है। देख लिया। इसके अलावा इस पे एक और बांध बना रखा है। देखना भाई बीछलपुर के बाद में सवाई माधोपुर से पहले, मतलब मेन सवाई माधोपुर आता है उससे पहले एक और डैम आता है ईशरदा केरा। इसमें थोड़ा सही नहीं दर्शा रखा, खंडार पहले दर्शा दिया और ईशरदाबाद, पहले तो ईशरदा आता है बाद में आएगा ये खंडार भंडार। तो खंडार तो यहाँ इसके आसपास आएगा इधर की तरफ, संगम से थोड़ा, संगम और खंडार में ही है कुल मिला के बात, ये खंडार तहसील लगती है वहाँ पर। और ये तो जो ईशरदा आता है ना, ये तो यहाँ से जैसे जयपुर से निकलते हैं अपन, अगर ट्रेन से जाते हैं तो जयपुर से निकलने के बाद में आता है निवाई, वनस्थली निवाई का नाम सुना होगा ना? वो फिर उसके थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ईसरदा आ जाता है, फिर चौथ का बरवाड़ा आता है, फिर देवपुरा आता है और फिर सवाई माधोपुर आता है। तो ये थोड़ा अलग तरीके से दर्शा रखा है, पर कोई नहीं, आप मान लें। एक ईसरदा डैम भी बना हुआ है इस पे, निर्माणाधीन है, चल रहा है काम उस पर। लिखो ईसरदा बांध, ऐसे लिखना। इसी बनास नदी पर सवाई माधोपुर में ईसरदा बांध भी बनाया गया है। कौन सा? ईशरदा बांध। आपसे पूछा जाए ईसरदा बांध कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। कौन से जिले में? प्रॉपर जगह पूछे तो कौन सा गांव? बनेटा गांव। कौन से गांव में? बनेटा। बनेटा गांव में पड़ता है। बनेटा का सरपंच अपने मिलने वाला है। सच्चाई बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तो रिश्तेदारी हमारी तो उधर। लिख लिया? लिखो। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम वाली नदी कौन सी है? बनास। लिखिएगा। राजस्थान में जितनी भी नदियां ना, उनमें सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी। लिखिएगा, यह नदी सर्वाधिक त्रिवेणी संगम वाली सर्वाधिक त्रिवेणी संगम वाली नदी है। लिख लिया? लिखो, बनास की सहायक नदियां। बनास की सहायक नदियां। मैनाल नदी, मासी नदी, मानसी कहते हैं, मानसी। मैनाल, मासी, हरी, हरी। काली शील नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी, बेड़त नदी, कोठारी। बेड़त नदी। लिख लिया? बांडी, ढाई, बांडी नदी, ढाई नदी, ढाई या ढाई कोई दिक्कत नहीं, ढाई नदी। मोरेल, ढूंढ। कौन सी नदी? मोरेल नदी और ढूंढ नदी। हम्म।
देखो ये पहले तो सुनना मेरी बात, पहले तो आयड नदी होती है। देखो एक नदी जिसका मेरी बात सुन लो, एक नदी जिसका नाम है आयड नदी, जिसका उद्गम होता है गोविंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से, फिर आगे चलती है तो उस पर एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम क्या है, आहड़ सभ्यता। फिर आगे एक झील आती है जिसका नाम क्या है, उदय सागर झील। उसमें गिरने के बाद में आयड नदी का नाम ही बेड़च नदी हो जाता है। क्या हो जाता है? बेड़च नदी हो जाता है। और इस बेड़च नदी में आकर एक नदी मिलती इधर से, गंभीरी नदी। कौन सी नदी? गंभीरी नदी। और गंभीरी नदी जब ये दोनों मिल जाती है तो फिर उसके बाद में आगे जाकर ये भीलवाड़ा में जाकर किस में मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है। और आपको पता है इधर से एक और नदी आ रही मांडलगढ़ भीड़वाला से निकलकर, जिसका नाम मैनाल नदी। तो देखो इधर से तो आई बेड़च और इधर से आई मैनाल, तो यहाँ पर भी एक त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, ध्यान रखना। तो आप लिखिएगा, सहायक नदियां लिख ली आपने? सहायक नदियों में कौन कौन सी लिखी? हाँ, तो दाई तरफ से मिलने वाली दो ही इसकी सहायक नदियां है मुख्य रूप से, तो मैनाल और बेड़च, दो ही है ना। बाकी तो सब लेफ्ट साइड से मिल रही है। लिखिएगा, बनास में दाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, मुख्य नदी बता रहा हूँ, कोई छोटे मोटा नाला आके मिल जाए वो बात अलग है। लिख लिया? क्या लिखा है? सहायक नदियों में पहला लिखो बेड़च नदी और दूसरा लिखो मैनाल। और बाकी जो भी नदियां बची वो कौन सी है? तेज बाई ओर से मिलने वाली। और वैसे अगर आप ये मैप बनाओगे, इसको बनाओगे ना पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। लिख लिया आपने? अब लिखो मैनाल नदी, हेडिंग डालो, मैनाल नदी ये वाली, मैनाल नदी। देखो बनास और बनास की सहायक नदियां पूरी पढ़ लेंगे तो बनास नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना। और बनास कंप्लीट होते ही ये मान के चलना आप, या इसकी सहायक नदियां पूरी पढ़ ली ना, तो लगभग बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। और फिर कुछ छोटा मोटे फैक्ट बचेंगे तो उसके ऊपर भी अलग से हम चर्चा कर लेंगे। कोशिश है कि इस क्लास में नहीं तो आगामी 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये। भाई इसमें तो पॉसिबल नहीं है, देखो अच्छा रश्मि सुहासिया बोल रही थी आज नदियां हो जाएगी। मेला मैनाल नदी लिख लिया विद्यार्थियों? सबसे पहले लिखो उद्गम, उद्गम लिखे, उद्गम। उद्गम लिख लिया? तो मैनाल नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताओ? मांडलगढ़ की पहाड़ियों से होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो सिंपल ही, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से उद्गम होता है इसका। कहाँ से होता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से इसका उद्गम होता है। अगर हम परवा क्षेत्र की बात करें इसका, तो इसका जो परवा क्षेत्र है वो एक ही जिला है और उसका नाम क्या है? भीलवाड़ा है, ध्यान रखना। कौन सा है? भीलवाड़ा। और अगर संगम की बात करें हम इसके, तो ये संगम बनाती है बिगोद में। कहाँ पर बनाती है? बिगोद में। और बिगोद पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। बिगोद में जाकर ये बनास नदी मिल जाती है। संगम लिखो, संगम लिख सकते हो, मोहाना लिख सकते हो, समापन लिख सकते हो, कोई सी भी शब्दावली आप लिख सकते हैं ना। तो मैनाल नदी का समापन स्थल कहाँ पर है? बिगोद भीलवाड़ा में। और कैसे समापन होता है इसका? ये बनास नदी में जाकर अपना जल गिरा देती है। समझ जाओगे? अब देखो इस पे एक बहुत बड़ा झरना गिरता है। मतलब ये नदी जैसे पहले ऊपरमाल के पठार पे बहती है, पठार पे बहने के बाद में नीचे गिरेगी तो अपना भी वो नीचे वालों को क्या दिखेगा? झरना दिखेगा ही। और मैनाल झरने में लोग बाग घूमने के लिए भी जाते हैं, अभी बरसात के दिनों में बहुत सारे मरेंगे वहां जाके। ठीक है भाई, ऊपर उन कई लोग होते हैं कि दूर से बहते बहते आते हैं नदी में, आगे पता नहीं अचानक नीचे जाना है, नीचे गिरेंगे तो मरना तय है, वो तो उसमें जायज़ सी बात है।
तो पिकनिक मनाने जाते हैं यहाँ पर। तो मैनाल जलप्रपात भी बना हुआ है इसी नदी पर, लिखिएगा, इसी नदी पर मैनाल जलप्रपात स्थित है। कौन सा? मैनाल। मैनाल जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात? मैनाल जलप्रपात भी स्थित है। और मैनाल जलप्रपात है कहाँ पर? मांडलगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मांडलगढ़ में पड़ता है। और ऊपर माल का जो पठारी क्षेत्र है उस पर पड़ता है। ब्रैकेट में लिख लो मैनाल को रेखांकित करके, मांडलगढ़ ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा। नोट डालो नोट। बिगोद में ही जाके जल गिराती नहीं है, देखो बिगोद में ही बेड़च, बनास और मैनाल का त्रिवेणी संगम है। तो एक त्रिवेणी संगम तो आपका ये हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जो पहला त्रिवेणी संगम है ये कौन सी नदियों का मिलकर बनता है बताओ? देखो बनास तो मेन नदी होगी, और बनास में कौन सी आके मिल रही है? बेड़च मिल रही है। और कौन सी मिल रही है? मैनाल मिल रही है भाई। तीनों नदियों का जो मिलन है उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। कहाँ पर होता है त्रिवेणी संगम? बिगोद में होता है। बिगोद कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। आगे बात यहाँ तक समझ में? ठीक है। तो मैनाल के बारे में तो इतना याद रख लोगे तो भी बहुत है। अब एक और नदी निकल रही यहाँ से, गोगुंदा की पहाड़ियों से, जिस नदी का नाम है आयड़ नदी। कौन सी नदी? आयड़ नदी। अगली नदी का नाम लिखो आप, आयड़ नदी, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? बेड़च नदी। बात एक ही है, आयड़ नदी बोलो चाहे बेड़च नदी बोलो। सबसे पहले इसका उद्गम लेके आप, उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है विद्यार्थियों गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। उद्गम लिखो, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। लिख लिया? कई बार पूछा जाता है कि जब इसका उद्गम होता है तो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो लिखो, उद्गम स्थल पर इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन उदय सागर झील में गिरने के बाद, कौन सी झील में? उदय सागर झील में गिरने के कारण या गिरने के बाद, झील में गिरने के बाद इस नदी को ही बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो, लंबाई लिखो इसकी लंबाई। कई जगह 180 किलोमीटर मिलती है तो कई जगह 190 किलोमीटर मिलती है। तो लंबाई लिख लें आप। भाई 180 किलोमीटर या 190 किलोमीटर? परवा क्षेत्र लिखो, परवा क्षेत्र। आपसे पूछा जाए
आयड या बेड़च नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? राज्य तो एक ही रहेगा ना, जिले बताओ कौन कौन से रहेंगे। एक तो उदयपुर रहेगा, उदयपुर से निकल रही। एक आपको पता है गंभीर और बेड़च नदियों के संगम के पास ही एक दुर्ग है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो चित्तौड़ में भी जाती है इसका मतलब तो। और भीलवाड़ा में जाकर बिगोद में जाकर त्रिवेणी संगम बनाती है, तो भीलवाड़ा भी आएगा। तो 3 जिले लिख सकते हो आप। कौन कौन से? उदयपुर से निकली, चित्तौड़ में प्रवाहित हुई, और भीलवाड़ा में जाकर बिगोद में जाकर चंबल नदी, सॉरी उसमें बनास नदी में मिल जाती है। लिख लिया आपने? प्रवाह क्षेत्र लिख लिया। अब लिखो संगम, मोहना या समापन स्थल। और समापन स्थल है इसका बिगोद भीलवाड़ा, बनास नदी में जल गिरा देती है। देखो अब बताओ, इसकी एक सहायक नदी जिसका नाम है गंभीरी नदी, गंभीर नहीं गंभीरी नदी। तो गंभीरी नदी जब इसकी सहायक नदी है तो वो आकर आयड में मिलती है, बेड़च में मिलती है? बेड़च में मिलती है, आयड में नहीं मिलती, ध्यान रखना। तो लिखिएगा इसकी एक सहायक नदी गंभीरी नदी है जो कि चित्तौड़गढ़ में, कहां पर? चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च से आकर मिलती है। किससे मिलती है? बेड़च से आकर मिलती है। एक मिनट बापी, जमा नहीं सेंट है। बेड़च नदी में आकर मिलती है और वहीं पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ। विद्यार्थी लिख लिया? इसके अलावा देखो यहां पर एक और बांध बना हुआ है, गोसुंडा बांध, और गोसुंडा बांध पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। लिखो बेड़च नदी पर ही, बेड़च नदी पर ही चित्तौड़गढ़ जिले में, बेड़च नदी पर ही चित्तौड़गढ़ जिले में गोसुंडा बांध बना हुआ है। आपसे पूछा जाए गोसुंडा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बेड़च नदी पर। कहां पर? चित्तौड़ में। और प्रॉपर लोकेशन पूछ ले तो अप्पावास। कहां पर बना हुआ है ये? अप्पावास, चित्तौड़गढ़ अप्पावास में बना है। कहां बना है? अप्पावास में बना हुआ है। लिख लिया? लिखो। देखो विद्यार्थियों, थोड़ा सा पॉइंट देखना आप एक बार। एक तो आहड़ सभ्यता, एक बालाथल सभ्यता, एक नगरी सभ्यता। तो 3 सभ्यताएं इस नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन कौन सी? आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता और नगरी सभ्यता। आपसे पूछा जाए गिलुंड सभ्यता कौन सी नदी पर विकसित हुई है, तो अपने को बताना होगा चंबल। गिलुंड कौन सी नदी पर विकसित हुई है? चंबल पर। ले सॉरी 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 सॉरी, चंबल बोल दिया गलती से। बनास, बनास नदी पर गिलुंड सभ्यता विकसित हुई है। और आयड पर कौन कौन सी हुई है? आहड़। और बेड़च पर कौन सी है? बालाथर। और फिर नगरी सभ्यता। बाकी अगर ऑल ओवर देखें इसमें दोनों नदियों को एक नाम बोले अगर, आहड़ और आयड और बेड़च, तो फिर 3 सभ्यताओं का नाम याद रखना अपने को। तो लिखो आहड़ ऑब्लिक बेड़च
नदी के किनारे 3 सभ्यताएं विकसित हुई है। कितनी हुई है? 3 सभ्यताएं विकसित हुई है। और 3 कौन कौन सी बताओ, नाम बताओ। आहड़ सभ्यता, बालाथल, बालाकोट नहीं, बालाथल, और एक नगरी सभ्यता। देख लिया? अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। नगरी सभ्यता कहाँ है और नगर सभ्यता कहाँ है? टोंक। नगर कहाँ है? टोंक। और नगरी कहाँ है? नोट डाल के लिख लो कहीं साइड में। साइड में जो हाथ से छोड़ के रखते हो ना, ऊपर नीचे साइड बगल जो भी, वहां लिखो नगर सभ्यता टोंक में और नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कई बार इनको सुमेलित भी करवा लेते हैं। देखो, एक नोट और डाल लो, ये शायद मैंने वहां नहीं लिखा है, आपको बनास में लिखो। बनास नदी के पास ही गिलुंड सभ्यता विकसित हुई। गिलुंड, गिलुंड सभ्यता विकसित हुई। गिलुंड सभ्यता विकसित हुई। तो गिलुंड सभ्यता विकसित कहां पर हुई भाई? चार ही घंटे भी कल बात, कोई दिक्कत। गिलुंड सभ्यता विकसित कहां पर हुई है? नहीं बोल रहे क्या? बात ठीक है, वापिस लगा लो। तो लिख लिया? अब है ना, हम हेडिंग डालेंगे आहड़ सभ्यता। लिखो आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। हाँ, आहड़ सभ्यता पढ़ी पहले कभी आप लोगों ने? पढ़ी? अन्य नाम लिखो इसका। आगाटपुर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आगाटपुर नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? और यहाँ इसको स्थानीय लोग है ना, वो धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। स्थानीय नाम धूलकोट। तो आहड़ सभ्यता के अन्य नाम मिलते हैं आगाटपुर और धूलकोट जैसे नाम, इसी के ही ध्यान रखना। देखो, कौन सी नदी किनारे विकसित हुई है? आयड बोल सकते हो, नहीं तो फिर क्या बोल सकते हो आप? बेडच। और कहां पर लोकेटेड है ये? कहां पर है? आपसे पूछा जाए आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर लिख लो, उदयपुर में है। लिखो, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी है? ताम्रयुगीन। देखो, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। लिखो, इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास
के द्वारा की गई। अक्षय, कीर्ति, व्यास के द्वारा की गई। किसने की थी इसकी खोज? अक्षय, कीर्ति, व्यास ने की थी। देखो एक नोट डालो, आहड़ को ही महासतियों का टीला भी कहा जाता है। महाशक्तियों का, महाशक्ति, शक्ति बोल सकते हैं, महासतियों या शक्तियों का, महाशक्तियों का टीला भी कहा जाता है। आड़ को क्या कहते हैं? महाशक्तियों का टीला भी कहते हैं। और महाशक्तियों का टीला क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर जो मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे ना, मेवाड़ के जो भी महाराणा हैं, उनका शमशान घाट है यहाँ पे। भूत तो रहने ही है। राजा महाराजा भूत नहीं बनते, देवता बन जाते होंगे। ऐसे शाही भूत बनते ही हूँ। ऐसी टिप्पणी ना करे, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, फिर तर्क देने पड़ेंगे, नहीं तो तर्क कहाँ से देंगे? तर्क है भी नहीं। हाँ, भूत है कि नहीं बताओ? भूत होता है क्या? हाँ सुनीता बहन जी, भूत होता है? बहन जी गिरी तो होता है। हाँ, कोई कहता है कि नहीं होता है, तो जाओ शमशान घाट में रात में। लिखो, ताम्रयुगीन लिख लिया था क्या आप लोगों ने? देखो, आहड़ सभ्यता के लोग, आहड़ सभ्यता के लोग लौह धातु से परिचित नहीं थे। लौह धातु से परिचित नहीं थे। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता, सीकर, कांचली नदी के किनारे। नोट डालो, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं बताओ? गणेश्वर सभ्यता। कहां पर है? नीम का थाना, नीम का थाना सीकर। और ये कौन सी नदी? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। और ताम्र नगरी इसी आड़ को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ताम्र नगरी के नाम से पुकारते हैं। और ताम्र जिला, ताम्र जिला लिख लेना, झुंझुनू। ये शायद मैं पहले भी लिखा चुका हूं आपको। लिख लिया? लिखो, अब देखो विद्यार्थियों, आड़ सभ्यता कहाँ पड़ेगी? उदयपुर में। कहाँ पड़ेगी? उदयपुर में। और अगर आपसे पूछा जाए बालाथल सभ्यता कहाँ है, ये भी उदयपुर में पड़ेगी। अगला लिखो, बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता। देख लिया? आपसे पूछा जाए आड़ सभ्यता की खोज किसने की? अक्षय, कीर्ति, व्यास ने। लेकिन अगर बात पूछी जाए आपसे कि बालाथल सभ्यता की खोज किसने की थी, तो वीएन मिश्र ने। बालाथल सभ्यता वीएन मिश्र ने खोज की। और कहां पर की? उदयपुर में। कहां पर की? उदयपुर में।
नदी पूछे तो बेड़च नदी के किनारे। कहाँ पर मिली है? बेड़च नदी के किनारे मिली, ध्यान रखना। और ये भी एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। देख लिया? देखो, चित्तौड़गढ़ में एक और सभ्यता मिली है इसी नदी के किनारे, जिसका नाम क्या है? नगरी सभ्यता। तो अगली सभ्यता का नाम लिखो आप। नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता। नदी पूछे तो बेड़च नदी के किनारे। जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़। खोज लिखो, खोज। डी आर भंडारकर ने की थी। किसने की थी? डी आर भंडारकर ने इसकी खोज की है। देखो, यहाँ पर 4 चक्राकार कुएं मिले। 4 चक्राकार कुएं भी मिले हैं। और यहाँ से गुप्त काल के अवशेष भी मिले हैं। मौर्य काल, गुप्त काल नाम सुना होगा ना? गुप्त काल के अवशेष भी मिले यहाँ पे। देखो, नगरी को रेखांकित करना। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका या मेद पाठ भी मिलता है। क्या मिलता है? नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका या मेद पाठ भी मिलता है। नगरी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? मध्यमिका या मेद पाठ भी मिलता है। ध एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मेद पाठ, सॉरी, मेद पाठ मिलता है। मध्यमिका या मेद पाठ मिलता है। अब आपको पता है, एक पहले जनपद काल की बात करें तो सिवी जनपद, कौन सा? सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी नगरी या मध्यमिका या मेदपाट। देखो, सिवी में दोनों या छोटा आएगा इसमें। नगरी प्राचीन समय में सिवी जनपद की राजधानी थी। इसकी सिवी जनपद की राजधानी भी रह चुकी है। लिख लिया? अब देखो, आपको पता है इसमें एक राइट साइड से आके एक नदी मिल रही है जिसका नाम क्या है? गंभीरी नदी। तो अब एक काम करते हैं अपन, ऐसे लिख लो, आयड या बेड़च की सहायक नदियां। बेड़च, वैसे बेड़च नाम से लिखा है मुख्य रूप से, तपुण्य है ना। उद्गम स्थल के पर इसको आयड नदी के नाम से जाना जाता है, बाद में बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। और बनास की सहायक नदियों में तो ये बेड़च के रूप में मिलती है। तो ऐसे लिख सकते हो, बेड़च की सहायक नदियां। और बेड़च की सहायक नदियों का नाम लिखें विद्यार्थियों आप। ओराई नदी,
गुजरी नदी, बागन नदी, बागन बागन नदी, और एक गंभीरी नदी। लिख लिया। अब इसमें एक थोड़ी सी फेमस नदी है, ये इसको लिख ही लो। कौन सी? गंभीरी नदी। अलग से हेडिंग डाल लो, गंभीरी नदी। अब गंभीरी नदी जो है, इसका उद्गम कहां से होता है? एमपी से होता है, रतलाम। कहां से होता है? रतलाम, एमपी से इसका उद्गम होता है। रतलाम एमपी से इसका उद्गम होता है। उद्गम लिख लें सबसे पहले आप, लिखो। यह है दो जिलों में, नहीं सॉरी, दो राज्यों में प्रवाहित होती है। कितने में होती है? दो राज्य कौन कौन से? एमपी और राजस्थान लिख सकते हैं आप, एमपी और राजस्थान। लिख लिया? देखो, अब सुनना, ये राजस्थान में प्रवेश करेगी चित्तौड़गढ़ जिले में। किसमें? और चित्तौड़ में बहेगी। चित्तौड़ में कौन सी नदी मिल जाएगी? बेड़स नदी में जाके मिल जाएगी। लिखिएगा, राजस्थान में प्रवेश निम्बा हेड़ा। कहां पर? निम्बा हेड़ा। और निम्बा हेड़ा कहां पड़ता है? चित्तौड़ में। राजस्थान प्रवेश बराबर करके क्या लिख लो आप? निम्बा हेड़ा में प्रवेश करती है। और परवा क्षेत्र लिख लो। परवा क्षेत्र तो वैसे दो राज्य तो लिख ही लिए आपने, कौन कौन से? और राजस्थान का केवल चित्तौड़गढ़ जिला लिख लो आप। लिखो, ये कौन सी जगह जाके बेड़स में जाके मिलेगी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग जहां बना हुआ उसके पास में है ना। देखो, यह नदी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास ही बेड़स नदी में जाकर मिल जाती है। तो मोहाना या संगम कहाँ बन जाएगा इसका? बेड़स नदी में मिल जाएगी ये। और लोकेशन पूछे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास। लिख लिया विद्यार्थियों? देखो, गंभीरी नदी कहाँ बहती है? और एक और नदी है विद्यार्थियों, गंभीर नदी, वो अलग है। यहीं नोट डाल लो अलग से। लेकिन वो गंभीर नदी इसकी बनास की सहायक नदी नहीं, ध्यान रखना। ना कोई बेड़े चेड़च की है। अलग से लिखो, गंभीर नदी। कौन सी नदी? गंभीरी अलग है, गंभीर अलग है। गंभीर नदी। गंभीर नदी का सबसे पहले अन्य नाम लिखो आप, उटगन नदी। उटगन नदी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उटगन नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उटगन नदी। उद्गम लिखो, नादोती की पहाड़ियां, करौली से। नादोती की पहाड़ियां, नादोती की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है? करौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। लिखो, परवा क्षेत्र, परवा क्षेत्र। लिख लिया? दो राज्य, राजस्थान और यूपी। राजस्थान और यूपी। और राजस्थान का लिख लो आप, करौली, भरतपुर और धौलपुर। करौली से तो निकलती है।
भरतपुर में बहती है थोड़ी बहुत, और धौलपुर के पास जाके बाद में यूपी में चल जाती है। कहाँ चल जाती? यूपी में। लिख लिए? देखो, संगम या मुहाना, ये विद्यार्थी यमुना नदी में जाती है। किस में जाती है? यमुना नदी में जाके मिलती है। और यमुना नदी में मिलती है मैनपुरी में। कहाँ पर? मैनपुरी यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। देखिए, क्या करौली में बहती है नदी? यस। अब जैसे आप सवाई माधोपुर गए होंगे कभी, सवाई माधोपुर के आगे आती है करौली। अगर मैप में दिखाता हूँ, ऐसे तो गए नहीं होंगे आप। ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है। इससे आप आगे जाओगे तो करौली आता है। सवाई माधोपुर के इधर जाओगे, इधर की तरफ जाना स्टार्ट करोगे तो लगभग ये वाला पार्ट में करौली स्टार्ट हो जाता है। अब करौली आगे जाओगे तो फिर इधर से ही निकलती है, तो थोड़ी बहुत भरतपुर में बहेगी, धौलपुर में बहती हुई कहाँ चल जाएगी? यमुना में चल जाएगी। तो तीनों जिलों में बह रही है कि नहीं बह रही है? और करौली में बहेगी तो करौली और धौलपुर से पहले यहाँ पर एक स्थान है जैनियों का, महावीर जी का स्थान। कौन सा है? महावीर जी। और वहाँ पे मेला भी भरता है, आपको पता है। तो महावीर जी का जो मंदिर बना हुआ है करौली में है, वो इसी नदी के किनारे बना हुआ है। देखिएगा, श्री महावीर जी का मंदिर इसी गंभीर नदी के किनारे पर बना हुआ है। अब महावीर जी का मंदिर कहाँ है? करौली में है, ध्यान रखना। लिख लिया? देखो, एक इस नदी पर एक बांध भी बना रखा है जिसका नाम क्या है? अजान बांध। लिखिएगा, इसी गंभीर नदी पर भरतपुर में अजान बांध भी बनाया गया है। जिससे भरतपुर के घना पक्षी केवलादेव अभ्यारण्य है ना, घना पक्षी केवलादेव अभ्यारण्य को जलापूर्ति होती है। तो केवलादेव का जो वन क्षेत्र है, उसको पानी कहाँ से मिलता है? इसी अजान बांध से मिलता है विद्यार्थी। लिख लिया? देखो, इस गंभीर नदी की 5 सहायक नदियों पर ही करौली में पांचना बांध बना हुआ है। इस गंभीर नदी की 5 सहायक नदियों पर ही करौली में पांचना बांध बना हुआ है। तो पांचना बांध पहली बात तो कहाँ पे लोकेशन है? करौली में। और कितनी नदियों का पानी आता है इस बांध में? 5 नदियों का पानी आता है। और ये पांचों की 5 नदी किसकी सहायक नदी है? गंभीर नदी की सहायक नदी, ध्यान रखना। इन 5 नदियों का नाम लिख लो आप। भद्रावती, भैंसावट, भद्रावती, भैंसावट, माची, बरखड़ा, बरखेड़ा है, माची, बरखेड़ा। होगी 5? 4 ही हुई है?
अटा, भद्रावती, बैसावट, माची और बरखेड़ा और अटा, इन 5 नदियों पर करौली डिस्ट्रिक्ट में एक बांध बनाया। मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है ये। किसका बना रखा है ये? तो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध। कौन से जिले में आता है? कौन सी, देखो पांचना बांध नाम क्यों पड़ा है इसका? क्योंकि 5 नदियों का पानी आता है इसमें। छोटी छोटी नदियां हैं जिनका नाम क्या है? भद्रावती, भैंसावट, माची और बरखेड़ा और अटा। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, ये जो गंभीर नदी है ना, ये डायरेक्ट यमुना में यमुना में अपना पानी लेके जा रही कि नहीं जा रही? तो चंबल के बाद डायरेक्ट यमुना में पानी ले जाने वाली नदी का नाम कौन सा है? गंभीर नदी है। देखिएगा, यमुना नदी में सीधा जल ले जाने वाली नदियां, यमुना नदी में सीधा जल ले जाने वाली नदियां, पहला बनास और दूसरा गंभीर नदी। पहला चंबल हो गया, दूसरा ये हो गया ना गंभीर। अच्छा, बनास बोल दिया था क्या? सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ। चंबल और दूसरा कौन सा है? गंभीर। लिख लिया विद्यार्थियों? अब देखो, मैंने आपको एक और नदी बताई थी, पार्वती फर्स्ट पढ़ा रहा था तब, जो कि चंबल की सहायक नदी थी, और पार्वती सेकंड के लिए कहा था यमुना में मिल जाती है, बोला था ना? तो लिखो पार्वती नदी। ये गंभीर की सहायक नदी। हाँ, तो एक और नदी लिखो पार्वती सेकंड। हाँ, इसकी सहायक नदियाँ होगी ना। अरे सब तो ही सहायक नदियाँ होगी ना, 5 तो ये लिखा दी सहायक नदियाँ, और एक और लिख लो पार्वती सेकंड। पार्वती सेकंड। चलो एक काम करो ना आप, इससे पहले जो लिखी अपने लास्ट कौन सी नदी लिखी है आपने? गंभीर नदी लिखी है ना, तो गंभीर नदी में लिखो गंभीर नदी की सहायक नदियाँ। गंभीर की सहायक नदियाँ लिख लो ना, जिसमें आ जाएगी सारी नदियाँ। ऐसे लिखो गंभीर की सहायक नदियाँ, उसमें 5 नाम तो ये लिख दो। लिख दिया? गंभीर की सहायक नदियाँ लिखो पहले तो, और 5 में 5 तो ये आ जाएंगे, भद्रावती, बैसावट, माची और बरखेड़ा और अटा, 5 तो ये हो गए। और फिर आप लिख सकते हो पार्वती। कौन सी लिख सकते हो? पार्वती भी इसकी सहायक नदी है, लेकिन इसको आप पार्वती सेकंड नाम दे सकते हो समझने के लिए केवल। क्या नाम दे सकते हो? पार्वती सेकंड। इसके अलावा खेर, खेर भी गंभीर की सहायक नदी है। और जग्गर या जग्गर, जग्गर नदी, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? गंभीर की सहायक नदियां विद्यार्थी। हम पढ़ कौन सी रहे थे? गंभीरी, और पहुंच कहाँ गए? गंभीर पर, और गंभीर पहुंचे तो अब गंभीर को पूरी कर देते कंप्लीट एक साथ ही। हाँ, बनास की सहायक नदियों से कोई रोल नहीं है इनका, ये अलग ही नदियां बहती है, अपने हाल में मस्त है ये। लिख लिया? अब लिखो आप पार्वती नदी, हेडिंग डालो पार्वती नदी, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? पार्वती नदी द्वितीय सेकंड। हाँ, पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम, प्रॉपर उद्गम पूछा जाए तो छावर की पहाड़ी कहाँ से होता है? छावर की पहाड़ी, और ये पड़ती है करौली और धौलपुर के आसपास में। करौली में है वैसे प्रॉपर लोकेशन तो, कहाँ पर है?
करौली लोकेशन। प्रवाह क्षेत्र लिख सकते हो आप करौली और धौलपुर। प्रवाह क्षेत्र क्या लिख सकते हो? करौली और धौलपुर में बहती है। संगम लिखो। संगम। अब सुनना मेरी बात, इसके संगम की अगर हम बात करें तो ये कौन सी नदी में जाके मिलेगी बताओ? हैं? गंभीरी में? किस में मिलेगी ये? गंभीर में मिलेगी ना, गंभीरी में थोड़ी मिलेगी बहन जी। अच्छा गंभीर बोल रहे हो क्या? फिर ठीक है, लिखो। गंभीर नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? संगम लिखो, संगम। गंभीर नदी। हैं? कहाँ पर मिलती है? खड़गपुर। अरे छोटी छोटी नदियां बहन जी, इनका डाटा नहीं मिलता। खड़गपुर, धौलपुर। खड़गपुर धौलपुर में गंभीर नदी मिल जाती है। किस में मिल जाती है? गंभीर नदी में मिल जाती है। देख लिया? ये नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका? करौली से। करौली में कहाँ से? छावर की पहाड़ियों से। और करौली में बहने के बाद में कहाँ बहती है? धौलपुर में। तो इसी पार्वती सेकंड नदी पर धौलपुर में एक बांध बना हुआ विद्यार्थियों, और उस बांध का नाम है पार्वती बांध। कौन सा बांध है? आपसे पूछा जाए पार्वती बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? पार्वती नदी पर। कहाँ पर बना हुआ है? धौलपुर में। तो लिखो पार्वती नदी पर लिख लिया? पार्वती नदी पर धौलपुर में पार्वती बांध भी बना हुआ है। पार्वती बांध भी बना हुआ है। लिख लिया? अब देखो, भद्रावती, बेसावट, माची और बरखेड़ा और अटा, इन नदियों का नाम क्यों याद करना है आपको? क्योंकि ये पांचना बांध में जल लाकर गिराती। एक बार सवाल ये बना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचना बांध में अपना जल लाकर गिराती और कौन सी नहीं गिराती, ये प्रश्न बनता है कई बार। तो अगली नदी का नाम लिखो आप, जगर नदी। कौन सी नदी? जगर नदी। पार्वती सेकंड के बारे में लिखा दिया ना मैंने, अब जगर नदी लिखो विद्यार्थियों। देखो सबसे पहले इसका उद्गम लिखो आप। उद्गम कौन सी नदी का? ये डांग क्षेत्र से निकलती, करौली की डांग क्षेत्र की पहाड़ियों से। लिखना अपने को, डांग की पहाड़ियां। डांग की पहाड़ियों से। डांग क्षेत्र है इसलिए डांग लिख दियो रे। डांग, डांग क्षेत्र की पहाड़ियों से निकलता है। डांग क्षेत्र की पहाड़ियां कहाँ हैं? करौली में है विद्यार्थियों। और इसका प्रवाह क्षेत्र लिख सकते हैं आप, करौली। इसका संगम लिख सकते हैं। करौली में कौन सी नदी में जाके मिलेगी? गंभीर नदी में जाके मिल जाती है। और इसी पे एक बांध बना रखा है जिसका नाम है जगर बांध। आपसे पूछा जाए जगर बांध कहाँ है बताओ? करौली में। कौन सी नदी पर? जगर नदी पर। और जगर किसकी सहायक नदी है? गंभीर की सहायक नदी है, ध्यान रखना। करौली में जगर बांध भी बना हुआ है। लिख लिया? तो इसी प्रकार जो एक गंभीरी नदी आई थी जो कि बेड़ज की सहायक नदी थी, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और इसलिए हमने ये गंभीर गंभीर की सहायक नदियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।